हाय एवरीवन, आज ये दूसरा वीडियो। आज भी चिकित्सा की ही बातें चलेंगी। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, बिना किसी देरी के क्वेश्चंस अपना हम चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग को सामने दिख रहा है, वातज उन्माद में प्रथम चिकित्सा उपक्रम है चरक, ब्रैकेट में लिखा है। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं कि जब जब क्वेश्चन में आचार्य का नाम लिखा होगा विशेष रूप से ध्यान देना है और अपने आंसर को लगाने के पहले एक बार हमेशा जरूर सोचना है। तो आचार्य चरक ने वातिक उन्माद में प्रथम चिकित्सा उपक्रम क्या कहा है, मतलब चिकित्सा उपक्रम तो ठीक है, और प्रथम चिकित्सा उपक्रम क्या कहा है, पहला चिकित्सा कौन सा होगा ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहला चिकित्सा क्या है, तो उसका राइट आंसर है स्नेहपान। वातिक उन्माद में प्रथम चिकित्सा के रूप में स्नेहपान कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। चरकानुसार अपस्मार व्याधि के भेद हैं। आचार्य चरक के अनुसार अपस्मार व्याधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन देखिए 4 और फिर मतलब नंबर लिखा है और नाम लिखा है। तो हमको थोड़ा सा एक बार लॉजिक लगाकर शांत दिमाग से सोचना है। अपस्मार और उन्माद में कंफ्यूजन अपने को थोड़ा सा नहीं रखना है। अपस्मार के कितने भेद हैं, उन्माद के कितने भेद हैं, आप लोग को मुझे ऐसा विश्वास है कि याद होगा। अपस्मार में देखिए क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है 4 वात पित्त कफ सन्निपात, फिर लिखा है 5 वात पित्त कफ सन्निपात आगंतुक, फिर लिखा है 4 वातज पित्तज कफज कृमिज। 5 मतलब या 4 या तो 5 भेद हैं। अब उसमें जानना है कि क्या अंतर है। तो अपस्मार के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। ये ऑप्शन अपने को देखना है। तो ऑप्शन इसका आंसर आएगा राइट ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपस्मार व्याधि में वेग आने का काल नहीं है। ये भी मैं आपको बतला चुका हूं जब क्वेश्चन, और ब्रैकेट में आचार्य चरक भी लिखा है ना। तो एक आचार्य का नाम, दूसरा क्वेश्चन में अगर हाँ नहीं ऐसा कुछ सवाल आ गया तो और एक बार अपने को फिर से सोचना है अपने आंसर को लगाने के पहले। तो नहीं है बोला ना, मतलब कि अपस्मार क्या है, एक वेग के रूप में आने वाली व्याधि है ना। तो कब कब इसके वेग आते हैं? तो 12 दिन में आता है, 15 दिन में आता है, 1 महीने में आता है। तो 10 दिन वाला ऑप्शन हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि 10 दिन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंचगव्य घृत की फलश्रुति में निर्दिष्ट नहीं है। पंचगव्य घृत और चरक, आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत कौन सी व्याधि में कहा है? तो 5 गाय को अपस्मार, याद होगा आप लोगों को। पंचगव्य घृत अपस्मार व्याधि में निर्देशित किया गया है, फलश्रुति में निर्दिष्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब कि पंचगव्य घृत का जो श्लोक है वहां पे अंतिम में कुछ लिखे रहते हैं ना डिसीजेस के नाम, तो उन सब में कौन सा डिसीज का नाम वहां पे लाइन पे वर्णित नहीं है। तो पंचगव्य घृत का आप लोग को याद होगा आ का ज, मतलब कि अपस्मार, कामला और ज्वर, ये 3 वहां पे नाम लिखे हुए हैं। अभी अपन यहाँ चेक कर लेते हैं, अपस्मार, कामला, तो उन्माद आ जाएगा। इसमें राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पलम कषादी तैल का प्रयोग अपस्मार व्याधि में निर्दिष्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पलम कषादी तैल, वैसे मैं ये क्वेश्चन को नॉलेज बेसिस के हिसाब से आपके लिए डाला हूं कि क्वेश्चन से ही आपको पता चल जा रहा है कि पलम कषादी तैल का रोगाधिकार क्या है, अपस्मार व्याधि। तो पहला क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो जाएगा। अब किस फॉर्म में यूज करना है ये पूछना है कि नस्य देना है, अभ्यंग करना है, बस्ती देना है, सभी सत्य है, मतलब सभी काम कर सकते हैं। तो पलम कषादी तैल का प्रयोग हम करते हैं अभ्यंग के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। पलम कषा किसका पर्याय है? तो गुग्गुल का पर्याय है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उरह छत में वायु मूल होने पर निर्दिष्ट औषध, ये भी चरक का ही है। ऐसे कंडीशन भी पूछता है कि व्याधि उरह छत है और उसमें उरह छत वाले व्याधि रोगी को यदि उसका वात मूल हो गया है तो क्या चिकित्सा अपन प्रयोग करेंगे? ऑप्शन में लिखें सुराभृष्ट, अजामेद, मधुक सिद्ध क्षीर, पुनर्नवादी और रक्तशाली, तंडुलियक सिद्ध क्षीर। तो आपको मैं बतला देता हूं, ये जो नीचे के जो 3 है, ये तीनों उरह छत व्याधि में रक्त स्ठीवन, मतलब ब्लड अगर कुछ आ रहा है तब इसका प्रयोग करेंगे। और तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सुराभृष्ट, अजामेद का प्रयोग करते हैं अपन उरह छत में अगर वात मूल हो गया हो तो। बाकी और जो ऑप्शन है वो रक्तस्राव की कंडीशन में यूज किया जाता है। अगला हम देखते हैं, एक श्लोक है और किस व्याधि के लिए रेफरेंस में कहा गया ये अपने को जानना है। तैल प्रस्थम घृतम प्रस्थम जीवनीय फलोन्मित क्षीर द्रोणे पचेत सिद्धम अपस्मारम, ऐसा करके लिखा है अंतिम में। मतलब तैल और घृत मतलब कि यमक का प्रयोग है, तो इसका आंसर आएगा अपस्मार, वही अपने को ढूंढना है। तो ऑप्शन सी अपस्मार ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आचार्य चरकानुसार शोथ की संप्राप्ति में संबंध है। आचार्य चरक के अनुसार शोथ जो रोग है उसके संप्राप्ति में किसका इन्वॉल्वमेंट है? धमनी का, स्रोतस का, नाड़ी का, सिरा का। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है?
शिरा का इन्वॉल्वमेंट कहा गया। बाह्य शिरा प्राप्य, ऐसे लिखा है कि बाहरी शिराओं में दोष अवस्थित होकर शोथ व्याधि की संप्राप्ति क्रिएट करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, आचार्य सुश्रुत ने किस उदर रोग को दुष्योदर कहा है? तो सन्निपातोदर को दुष्योदर बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं अपन, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमैर उपाचरे तम बल दोष कालवित, आचार्य चरक ने किस व्याधि के चिकित्सा के संदर्भ में कहा है? तो इसका राइट आंसर है शोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न औषध योग और उनसे संबंधित रोगों को सुमेलित करिए। ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो थोड़ा सा पॉज करिए और थोड़ा शांत दिमाग से आंसर सोचिए, और उसके बाद चाहे आपसे बने या ना बने, रफ पेज में हमेशा आपको लिखना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो ब्लैंक पेज मिलेगा वहां पहले खुद सॉल्व करिएगा, तब ऑप्शन की ओर अपने को देखना है। तो अपन देखते हैं, अष्टकट्वर तैल, अष्टशताइष्ट, अष्टांग लवण, अमृत प्राधिकृत। अब अपने को ये सोचते हैं यहाँ से कौन हमको याद है। जैसे कि अगर अपन देखने की कोशिश करें तो अष्टांग लवण मदात्या में देते हैं, ये अपने को पता चल गया। तो अपन उसको देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है। यही मैं कन्फर्म हूं कि अष्टांग लवण मदात्या में दिया जाता है, मतलब ऑप्शन सी का 3 होना चाहिए। तो सी का 3 मतलब ये 3 में है, ए बी सी, मतलब इससे ये पता चल गया कि डी अपना नहीं होगा, तो डी तो नहीं हो सकता। ऐसे हमको अपने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया करना है जब भी हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं, अमृत प्राधिकृत क्षतक्षीण में देते हैं, ये भी सही है। तो डी का 4 कौन सा आएगा? तो ए और बी। अब सी नहीं हो सकता, ये भी अपने को पता चल गया। डी, ए या फिर बी, अब ये हो सकता है। तो अपने को अष्टकट्वर तैल और अष्टशताइष्ट शोथ में तो बी का 2 आएगा, बी का 2। तो ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंस हरितकी में कंस शब्द संबंधित है, बहुत फेमस ड्रग है कंस हरितकी। कहाँ यूज करते हैं कंस हरितकी को? शोथ व्याधि में। तो उसमें जो कंस वर्ड आ रहा है वो किससे रिलेटेड है? औषध योग के निर्माता से, औषधि की सेवनीय मात्रा से, घटक द्रव्य की मात्रा से, या फिर जिस स्थान से ड्रग लिया जाता है या फिर जिस देश में बना है देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है घटक द्रव्य की मात्रा से, जो इसके अंदर कंटेंट होता है ना, वो एक कंस अपन यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम कंस हरितकी कहा गया, ठीक। तो ऑप्शन इसका आएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, शोथ व्याधि में प्रयुक्त कंस हरितकी की सेवनीय मात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, कंस हरितकी भले ही न दे तो कुछ और दे दे, पर ऐसा क्वेश्चन हरितकी, कंस हरितकी, ऋतु हरितकी, ये सब सवाल आते ही आएंगे। तो कंस हरितकी की सेवनीय मात्रा कितनी कही गई है? तो कंस हरितकी की सेवनीय मात्रा 1 हरितकी और 1 सुक्ति अवलेह, ये उसका आंसर है। तो राइट आंसर अपन देखते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आचार्य चरकानुसार भगंदर की चिकित्सा उपक्रम है। आचार्य चरक ने भगंदर का वर्णन किया है, उसके चिकित्सा में क्रम कौन सा है? चिकित्सा क्रम क्या है? तो 1 2 3 5 क्रम लिखे हैं, तो ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से हैं। विरेचन, एषण, पाटन, दाह, क्षार सूत्र। तो ये अब तो हमको पता है कि क्षार सूत्र का वर्णन आचार्य चरक ने ही किया, तो क्षार सूत्र तो हो गई। 5 अपन देख लेते हैं, तो बी में नहीं है, मतलब बी आंसर अपना नहीं हो सकता। अब भगंदर है तो उसमें विरेचन भी कराते हैं, प्रोबिम भी करते हैं, एषण कर्म करते हैं, पाटन, दाह, मतलब डी आएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 5 सभी कर्म इसमें करते हैं। नेक्स्ट, आचार्य चरकानुसार उदर रोग का लक्षण नहीं है। देखो आचार्य का नाम दे दिया है और बोल रहे हैं कि उदर रोग का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है ये अपने को ध्यान देना। अगर ये श्लोक याद रहेगा तभी अपने को बन पाएगा। अरुचि इसका राइट आंसर है। वैसे तो आपको बतला दूं, आदमान, मंदाग्नि, श्लेष्ण, गंडत्व ये सब मिलता है, अरुचि नहीं मिलता। नेक्स्ट, नारायण चूर्ण के संबंध में व्याधि और अनुपान को सुमेलित कीजिए। नारायण चूर्ण एक इंपॉर्टेंट कंटेंट ड्रग है, इसका वर्णन आचार्य ने उदर रोग प्रकरण में आचार्य चरक बतलाए हैं, 13th चैप्टर चरक चिकित्सा का है ना। तो वहां पे नारायण चूर्ण विशेष रूप से अगर रोगाधिकार बोले तो उदर रोग ही लगाना है, पर अनुपान अलग अलग करके बहुत सी व्याधि में इस नारायण चूर्ण का प्रयोग आचार्य बतलाए हैं, तो उसी को सुमेलित करने को बोल रहे हैं। तो अपन इसको देखते हैं। एक आध पहले तो अपने को क्रैक करना है कि इनमें से कोई एक आध अपने को आता है या नहीं। गोल में वात रोगी प्रसन्न रहता है, अब मुझे याद था। तो बी का 3 अपन ढूंढेंगे। बी का 3 कहाँ पे रहेगा अपने को? बी, अरे चारों में ही बी का 3 है। चलो ठीक है, तो बी का अच्छा 1 तो कटा, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी सी डी में से कोई एक होगा। अब देखते हैं यहाँ पे वात रोग का
वात रोगी प्रसन्न, बी का सी रहेगा, है ना, बी का सी रहेगा। अब देखते हैं बी का 3 बोलता हूँ, बी का 3 होगा, ऐसा है ना। गुल्म, गुल्म में बदराम्बू आएगा, ए का 4, ए का 4, तो सी और डी इसको काट दो, सी और डी में से ए का 4 हो गया, बी का तो सी। विट संग और परिकर्तिका, तो परिकर्तिका में परि क्या है, वृक्ष पर रहती है ना, तो डी का ए होगा, तो डी का ए, तो डी का ए देख लें अपन, डी का ए, तो डी आंसर इसका सही है फिर तो 16 का डी। चलो, कुक्षे आधमान आटोप सोफा पादकरस्य च किस व्याधि का लक्षण है। कुक्षी में आधमान आटोप और हाथ पैरों में शोथ होना किस व्याधि का लक्षण है, उदर रोग का लक्षण है ये। इसी का अगला लाइन था लक्षण गंधत्वम वाला, तो ये सी है, याद रखना। अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकान्वितम किस व्याधि का लक्षण है। अतिसृष्ट विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकान्वितम, ये मतलब कभी कभी लूज मोशन होगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तृष्णा आरोचक मतलब अरुचि, आस्य वैरस्य मुख में कुछ स्वाद नहीं आएगा, तमक श्वास भी हो सकता है। तो ये कौन सी व्याधि का है, ग्रहणी, याद होगा आप लोग को, ये तो इजी है। चित्रकादिवटी में कितने क्षार उपस्थित हैं। चित्रकादिवटी एक इंपॉर्टेंट औषध द्रव्य है। चित्रकादिवटी में एक तो अपने को ये जानना है कि इसमें 15 घटक द्रव्य हैं। फिर चित्रकादिवटी के भावना द्रव्य में मातुलुंग और दाड़िम, ये 2 की चित्रकादिवटी में भावना होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्षार कितने उपस्थित हैं, तो चित्रकादिवटी में 2 क्षार रहते हैं, ऑप्शन इसका बी आएगा। 20 आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नवायस चूर्ण में लौह भस्म की मात्रा कितनी है। नवायस चूर्ण में लौह भस्म की मात्रा 1, 3, 9 या फिर 1/9 भाग। तो नवायस चूर्ण का रोगाधिकार क्या है, तो एक तो ये पांडु रोग में देते हैं। नवायस चूर्ण एक इजी और इम्पोर्टेंट ड्रग है, तो इसमें कंटेंट भी अपने को जानने हैं कि कितने क्या क्या कंटेंट है। तो इसमें है क्या क्या है, यहाँ पे त्रिकटु, फिर त्रिफला भी है और त्रिमद, और जितने ये हैं उतने ही हमारा लौह भस्म होता है। मतलब 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 भाग हमारा लौह भस्म होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इतना ही था, तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं तो जो बना रहा हूँ वो बनाऊंगा ही। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वर्क करने का काम चालू कर दूंगा। तो 1-2 दिन में वो भी आपको फिर मिल जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार का चिंता आपको नहीं करना है। एग्जाम में अभी पर्याप्त समय बचा हुआ है। ईमानदारी से रेगुलरली पढ़ते हुए लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड।